हेलो फ्रेंड्स, स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश एज अ फाउंडर सांडिल्या क्लासेस। हम लोग लगातार 3 दिनों से काम कर रहे हैं सब्जेक्ट पे, और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री के मस्ट इम्पॉर्टेंट 21 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारा जो आज का वीडियो होगा वो हिस्ट्री आधारित होगा, और ये 3 वीडियो आएंगे इस हिस्ट्री के, लगभग 20-20 क्वेश्चन के। पहला आज जो हम लोग देखेंगे वो होगा एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा जो होगा वो मेडाइवल हिस्ट्री से, यानी कल जो वीडियो आएगी वो मेडाइवल हिस्ट्री के 20-25 क्वेश्चन होंगे जो मस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। और तीसरा जो वीडियो होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से होगा जो 25-30 क्वेश्चन के हिसाब से होंगे। आप लोगों को बता दें, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और हमारा जो आज का जो पहला सवाल है वो सवाल है कि यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था। ये ध्यान रखिएगा कि यूनानियों ने भारत को क्या कहा था, किस नाम से लेकर इसको पुकारा था। तो यूनानियों ने इस व्यवस्था को, यानी क्योंकि भारत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, आर्यावर्त कहा जाता है, भारत का देश कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है। तो यूनानियों ने इस भारत को इंडिया के नाम से पुकारा था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस भारत का अन्य नाम जो है वो आर्यावर्त भी कहा जाता है, भारत का देश भी कहा जाता है, तो हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो ये जब ध्यान रखिएगा। आपको एक जानकारी दे दे कि हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है वो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ। तो ये ध्यान रखिएगा, राज्यों का संघ आर्टिकल 1 के अनुसार कहा गया है। भारत जो राज्यों का संघ होगा, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हमारा पहला सवाल था। दूसरे सवाल पे चलते हैं, और ये हमारा दूसरे सवाल की बात करें। दूसरा सवाल कह रहा है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से इस इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। इतिहास को अध्ययन के लिए कितने भागों में बांटा गया। सब लोगों को पता है कि अध्ययन की दृष्टि से हम लोग 3 भागों में बांट करके इतिहास को देखते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है प्राचीन। दूसरा होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा होता है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये 3 भागों में हम लोग इसको बांट के देखते हैं, डिवाइड करते हैं, और पढ़ने की दृष्टि से इसको बांटते हैं और पढ़ते हैं। तो इस सवाल का जवाब जो होगा वो 3 होगा। प्राचीन काल जो होता है, प्राचीन इतिहास जो होता है, एंशिएंट हिस्ट्री जिसको कहते हैं, उसी के आज लगभग 20 क्वेश्चन है। और प्राचीन काल में जो होते हैं वो करोड़ों वर्ष से लेकर के हमारे मध्यकालीन भारत की शुरुआत होने तक उसमें रखा जाता है, इसके पार्ट में हमको देखा जाता है। हम लोग आगे तीसरे सवाल की बात करेंगे, और तीसरा सवाल जो हमारा है वो है कि ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं। तो ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे पुराना वेद है। ये ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। वेद की संख्या जो होती है, वेद की संख्या जो है वो 4 है। एक होता है ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये तो 4 वेद होते हैं, और ये 4 वेदों में जो अभी वर्तमान में ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि कितने मंडल और सूक्त है, यानी ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, और सूक्त यानी मंत्र होता है जिसकी संख्या 1028 है। तो ये इसका आंसर 10 और 1028 हो जाएगी। तो आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और चौथे क्वेश्चन जो है
चौथा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का जिक्र किया गया? ध्यान रखिएगा, सोम देवता का जिक्र जो है वो 9वें मंडल में किया गया। कुल इस ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, कुल मंडल जो है वो 10 मंडल है, 10 मंडल है। और 9वें मंडल में जो जिक्र किया गया है वो किया गया है देवता सोम का। अगर 10वें मंडल की बात करें, ये 10वां मंडल है, और ये 10वें मंडल में जो जिक्र किया गया है वो पुरुष सूक्त का किया गया है। पुरुष सूक्त का चर्चा किया गया है। ये 4 जो वर्ण होते हैं उसका जिक्र किया गया है इस 10वें मंडल में। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा 5वां सवाल। और 5वां सवाल हमारा है यही अभी जो हमने बात किया कि चतुर्थ वर्ण के समाज की कल्पना ऋग्वेद के कौन से मंडल में की गई है। तो जिसका चर्चा अभी हमने किया वो 10वें मंडल में की गई है, और 10वां या अंतिम मंडल इसको कहा जाता है। आगे बात करेंगे हमारा अगला सवाल कि ऋग्वेद में किसके लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। 200 ऋचाओं की रचना जो की गई है वो अग्नि के लिए की गई। अग्नि जो है इसके लिए 200 ऋचाएं यानी मंत्रों की रचना की गई है। 200 मंत्र जो इस ऋग्वेद में लिखे गए हैं वो किसके लिए? तो अग्नि के लिए लिखे गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हमारा अगला सवाल यानी छठा सवाल जो है, छठा नहीं 7वां सवाल होगा। और हमारा 7वां सवाल है कि गद और पद में लिखा गया वेद। गद और पद, गद यानी कहानी और पद यानी कविता, यानी गद और पद यानी कहानी और कविता में लिखा जाने वाला वेद कौन सा है? तो वो है यजुर्वेद। और ये यजुर्वेद जो है इसमें जो जिक्र किया गया है वो यज्ञों का किया गया है। यज्ञों की विधि विधान जो है उसका जिक्र किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये यजुर्वेद में जिसकी जानकारी मिलती है वो यज्ञों की जानकारी मिलती है। और गद और पद में लिखा जाने वाला एकमात्र वेद जो है वो कौन है? तो यजुर्वेद। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल हमारा 8वां सवाल है। और 8वां सवाल जो है वो कह रहा है कि सामवेद के ऋचाओं के पाठ कर्तव्य, यानी सामवेद के जो मंत्र होते हैं इसके पाठककर्ता को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा कि सामवेद जो है, साम का अर्थ होता है गायन, और ये जो संगीत का जो जनक वेद माना जाता है वो सामवेद को माना जाता है। संगीत का जनक यानी ये जो सारे गामा पा यानी भारतीय संस्कृति में जो संगीत जो है उसका जनक किसी वेद को माना जाता है तो वो वेद है सामवेद। और इसके जो पाठककर्ता होते हैं उसको उदात्री या उद्गाता कहा जाता है। यह ध्यान रखिए, उदात्री या उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, ये होत्री का जिक्र है। और ये होत्री जो है इसको ऋग्वेद के पाठककर्ता को होत्री कहा जाता है या होत्रा कहा जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल जो हमारा है वो अगला सवाल क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हर एक सवाल के, हर एक सब्जेक्ट के कोई ना कोई जनक के रूप में किसी न किसी व्यक्ति को जाना जाता है। इसी कड़ी में क्योंकि हम लोग आज इतिहास देख रहे हैं और इतिहास के पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री जो कहा जाता है उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस, इतिहास के पिता जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, ये अरस्तु जो है, अरस्तु बहुत सारे सब्जेक्टों के पिता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है कि अरबों का सिंध पर विजय वृत्तांत। अरबों ने जो सिंध पर विजय किया यानी अरबों ने जो सिंध पर अपनी जीत की उसका जिक्र किस पुस्तक में किया गया है? तो ये चचनामा नामक पुस्तक है। चचनामा नामक पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है, इसकी जानकारी दी गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अरब ने भारत पर आक्रमण जो किया वो 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की। और हमारा अगला सवाल है कि जादू टोना वाला कौन सा वेद है? जादू टोना वाला वेद कौन सा है?
तो जादू टोना वाला जो वेद है वो अथर्ववेद है, और इस अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। तो ये ध्यान रखिएगा। इससे जादू टोना, तंत्र मंत्र, टोना टोटका जो भी होता है उसकी जानकारी इसी अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे 12वें सवाल की। और 12वां सवाल हमारा है कि वायु पुराण में किस वंश का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये वायु पुराण जो है, पहले तो ध्यान रखिए कि ये पुराण की संख्या, पुराण जो है इसकी संख्या कितनी है, तो कुल पुराण की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण जो है वो है प्राचीन पुराण जो है वह है मत्स्य पुराण है। तो ये ध्यान रखिएगा, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है, ये वायु पुराण जो है, इसमें किसका जिक्र मिलता है, तो ये जो जिक्र मिलता है वो गुप्त वंश का मिलता है। इस सवाल का जवाब जो होगा वायु पुराण में किसका, तो गुप्त वंश का जानकारी मिलता है इस वायु पुराण में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस मत्स्य पुराण में इस सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और एक और पुराण के बारे में ध्यान रखिए कि मौर्य वंश की जानकारी जो है वो आपको जो मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी वो विष्णु पुराण में मिलती है। विष्णु पुराण, ये ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल बनते हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगला सवाल। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को करें ताकि जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर पूरे और मैं लाइव आकर के आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज क्लास लेना शुरू करूं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। और प्राचीन वेद के बारे में हमने बताया कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है, उपवेद जो है इस ऋग्वेद का वो है आपका, ऋग्वेद का उपवेद जो है वह है जो आयुर्वेद जिसको कहा जाता है, आयुर्वेद। ये ध्यान रखिएगा, ये ऋग्वेद के उपवेद में। अब सामवेद की बात करते हैं। सामवेद तीसरे नंबर का वेद है, ये यजुर्वेद दूसरे नंबर का वेद है, अथर्ववेद चौथे नंबर का वेद है। ये ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल के जवाब जो होंगे वो सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन है, तो ये ऋग्वेद है। हम लोग आगे बात करते हैं 14वें नंबर सवाल की। और 14वां नंबर सवाल हमारा है कि वेदांगों की संख्या कितनी। ये वेदांग जो है इसकी संख्या कितनी है। वेदांग जो होता है वो वेदों का छोटा सा भाग होता है, इसको समझने और पढ़ने की दृष्टि से इसको तैयार किया गया था। तो ये वेदांगों की संख्या जो है वो वर्तमान में 6 है, यानी 6 वर्तमान में, या फिर वेदांग जो है उसकी संख्या कितनी है, तो 6। चलिए आगे बात करते हैं 7वें यानी 15वें सवाल की। और 15वां सवाल जो है वो कह रहा है सवाल कि पूर्व पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, मुख्य बेस क्या था। यानी जीविका जो चलाने की जो व्यवस्था है उसका मुख्य आधार क्या था, तो मुख्य आधार जो है वो शिकार है। ये हमारा यहाँ पे है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ये शिकार है। ठीक है, क्या किया जाता था, आखेटक होते थे, आखेटक यानी शिकार करना होता था। तो शिकार इनकी प्रमुख जीवन के आधार थे, बेस थे। ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। और 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आग का आविष्कार कब हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ, ये आग का आविष्कार जो है ये कब हुआ। तो आग का आविष्कार जो है वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। लेकिन यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं। एक सवाल बनता है कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल में, यह आविष्कार हो गया, इसका आंसर ए होगा। लेकिन जब पूछेगा कि आग का व्यापक प्रयोग, तो व्यापक प्रयोग कब, तो नवपाषाण काल में आग का व्यापक प्रयोग किया जाने लगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से 2 सवाल बनते हैं और दोनों सवाल आपको हमने बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं 17वें सवाल की। और 17वां सवाल जो है वो पूछ रहा है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार जो है
वो हुआ नवपाषाण काल में। 3 तरह के काल होते हैं, 3 काल में पूरे इतिहास के प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया। उसके बाद जब नवपाषाण काल आता है तो नवपाषाण काल के अंत में सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होती है, क्योंकि लोहे की खोज हो जाती है। 3 होता है, एक होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल पहला होता है। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण, और तीसरा होता है नवपाषाण, नवपाषाण काल होता है। ये 3 तरह के काल होते हैं, 3 काल होते हैं। और ये जो स्थितियां बनती है, यानी इसकी जो उत्पत्ति हुई, पहिए का जो आविष्कार हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ। ध्यान रखिएगा, वैसे भी मैक्सिमम जो काम हुए वो नवपाषाण काल में ही हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की। और अगला सवाल जो है हमारा वो 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया वो था तांबा, और सबसे बाद में जो खोजा गया वो था लोहा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो जिस धातु का प्रयोग किया वो था तांबा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल जो है हमारा वो अगला सवाल यानी 19वां नंबर सवाल। और 19वां नंबर सवाल कह रहा है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था। तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य ने सबसे पहले जो औजार बनाया था वो कुल्हाड़ी बनाया था, और पत्थर की कुल्हाड़ी थी, पत्थर की कुल्हाड़ी थी, जिसकी प्राप्ति हुई थी अति रमपत्तनम, रमपत्तनम से प्राप्त हुई थी। तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों से इसकी प्राप्ति होती है। अति रमपत्तनम आप ध्यान रखिएगा। तो पत्थर के सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाए गए थे और इसका औजार तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल यानी 20वां नंबर सवाल कह रहा है कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो कृषि का आविष्कार जो था वो नवपाषाण काल में हुआ था। यहीं से कृषि की शुरुआत होती है, और कृषि जो है उसका पूरा व्यवस्था तैयार किया जाता है इसी नवपाषाण काल में। अब ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल में कृषि की सारी व्यवस्थाओं की शुरुआत की जाती है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, नवपाषाण काल। चलिए आज का अंतिम सवाल, और ये सवाल जो है वो आपके लिए है। इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी। ये मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी, ये आपका आज का सवाल है। जो भी लोग पूरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि इसका जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को जितना मैक्सिमम हो सकता है उसको शेयर करें। आप ध्यान रखिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मैं जब कल नए वीडियो के साथ आऊँगा तो पहले इसका जवाब करूँगा। कितने लोग अगर इस वीडियो का जो लोग जवाब दे रहे हैं उनका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। पहले, दूसरे और तीसरे जो भी सबसे पहले करते हैं उनका नाम लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।